हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? ऑल वेल? सब बढ़िया? गुड। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बेसिकली होता क्या है जानते हैं? प्रैक्टिकल लैब में आप लोग गए होंगे एक्सपेरिमेंट्स करने, आपने उसमें देखा होगा गैल्वेनोमीटर, उस पर जी लिखा होता है, जी, हाँ जी लिखा होता है उस पर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करता क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? वह किसी भी सर्किट में करंट और वोल्टेज के प्रेजेंस को क्या करता है? चेक करता है। हम लोग उसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। चेक करता है, मेजर नहीं करता। मैंने क्या बोला, फिर से आप सुनो, ठीक है? कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट और वोल्टेज के प्रेजेंस को चेक करता है। हम उसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। बेसिकली हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। ओके, ये गैल्वेनोमीटर दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग पॉइंटर टाइप कहते हैं, जो आपने लैब में देखा है, और उसी का एक प्रोटोटाइप है जिसको हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो आज के हम लोग इस लेक्चर में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है ये देखने वाले हैं। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का यूज़ करके हम करंट कैसे मेजर करते हैं, जिसको एमीटर कहते हैं, और यहीं पर हम देखने वाले हैं कि गैल्वेनोमीटर में सुटेबल एडजस्टमेंट करके हम किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, दैट इज़ हाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर। तो आज के इस लेक्चर का टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ गैल्वेनोमीटर, हाउ डज इट वर्क्स, okay, how galvanometer is converted into ammeter and how it is converted into voltmeter. Is it clear? Are everybody ready to do so? Okay, let us proceed. ठीक है, देखिए आज हमारे टॉपिक में जैसा कि मैंने लिखा कि हमको डिस्कस क्या करना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है यह देखते हैं। ठीक है, ओके, तो आपने प्रैक्टिकल लैब में इस तरह का एक एपरेटस देखा होगा जिसपे ऐसा जी लिखा रहता है। ठीक है, हम लोग इसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। जब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, बीच में एक कॉइल होता है, यह आपको दिख रहा होगा, यहाँ स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, और यहाँ से एक पॉइंटर कनेक्टेड होता है, इसीलिए इसको पॉइंटर टाइप कहते हैं। और इस पॉइंटर की जगह अगर हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस करें, यहाँ पर एक मिरर और सर्कुलर स्केल लगा दें, तो वह हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो जाता है। क्लियर है? तो लेट अस सी द स्ट्रक्चर एंड हाउ डज इट वर्क्स। लेट अस स्टार्ट। ठीक है, अब आप देखोगे कि आपका जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, यह सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो ये क्या करेगा, चेक द प्रेजेंस ऑफ क्या, करंट और वोल्टेज इन ए सर्किट, करंट और वोल्टेज इन ए सर्किट, इन अ सर्किट। पर साथ में एक चीज और याद रखेंगे, यूजिंग सुटेबल एडजस्टमेंट, यूजिंग सुटेबल एडजस्टमेंट। यहाँ कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं तब ऐसा होता है। पूरी ज़िंदगी एडजस्टमेंट से ही चलती है बाबू। जब तक आप एडजस्टमेंट करते रहोगे ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहोगे। जहाँ रिजिड हो जाओगे वहीं काम रुक जाएगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, दैट इज़ एडजस्टमेंट तो यहाँ भी करना पड़ता है। लेट अस सी हाउ डज इट हैपेंस। ओके, अब सबसे पहले हम इसका वर्किंग देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे कि यह किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल में कहा गया कि हम क्या करें, एक मैग्नेटिक फील्ड लें। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम आराम से एक कॉइल रखें। कॉइल आप किसी शेप का ले सकते हो समझने के लिए, और इस कॉइल के अक्रॉस आप करंट पास करवाओ। इससे जैसे आप करंट पास करवाओगे यह अपने एक्सिस के अक्रॉस क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क टाउ इक्वल्स टू NIA B
साइन अल्फा, ठीक है, ओके, जहाँ अल्फा इसमें मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा। इसी को आप वेक्टर फॉर्म में m क्रॉस b ऐसा भी लिखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये डेरिवेशन को डिराइव किया था, टॉर्क के बारे में सारी जानकारी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी। जिन्होंने टॉर्क नहीं पढ़ा है आप प्रीवियस लेक्चर एक बार रिफ़र कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये अल्फ़ा कहाँ से आया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गैल्वेनोमीटर का ये वर्किंग प्रिंसिपल है कि व्हेन एवर द करंट अलाउज टू पास थ्रू अ कॉइल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। इज दैट क्लियर? दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कि अगर कोई एक कॉइल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, हम उससे करंट पास करेंगे तो वह जो हमारा कॉइल होगा वह क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, NIAB साइन अल्फा। जहाँ N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है? करंट, A क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल, B क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल देख लिया। अब हम लोग इस देखने जा रहे हैं कि हाउ डज इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है, वर्किंग। ठीक है, इसकी वर्किंग काफ़ी इजी है। ठीक है, इसके वर्किंग में क्या कहा गया कि सबसे पहले ये बनता कैसे है, तो हम इसका सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसमें एक ऐसा सस्पेंशन हेड होगा। इस सस्पेंशन हेड से एक वायर कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये बोलते हैं इसको सस्पेंशन वायर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सस्पेंशन वायर। इट इज़ कॉल्ड एज सस्पेंशन वायर। ठीक है, इस सस्पेंशन वायर से हम एक कॉइल इस तरह से n टर्न्स का कॉइल को कनेक्ट करते हैं और इसके बगल में एक कनकेव नॉर्थ पोल रखते हैं और यहाँ से कनकेव शेप ऑफ साउथ पोल रखते हैं। ठीक है, और यह एक स्प्रिंग S से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसीलिए इसको मूविंग कॉइल कहते हैं। इसमें यहाँ पर एक मिरर लगा होता है। ठीक है, एक मिरर लगा होता है और एक सर्कुलर स्केल लगा होता है। ये मिरर है और इसके सामने ऐसा सर्कुलर स्केल है। ठीक है, इस सर्कुलर स्केल पे नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं 0 to 90 और 0 to 90। 0 बीच में होता है। ठीक है, यहाँ से 90 इधर और यहाँ से 90 इधर, सो दैट कि अब जैसे कॉइल यहाँ से रोटेट करेगा तो यह मिरर भी रोटेट करेगा और ड्यू टू रिफ्लेक्शन क्या करेगा, ये एंगल को पॉइंट करेगा और जो एंगल को ये पॉइंट करेगा वो इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट कहा जाएगा। डन? ओके, अब इसके बाद इस पूरे सिस्टम को क्या किया जाता है, 2 टर्मिनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एक टर्मिनल इस वायर से कनेक्टेड होता है और दूसरा टर्मिनल आप स्प्रिंग से कनेक्ट होता है। दूसरा टर्मिनल कहाँ से कनेक्ट होगा? स्प्रिंग से। देन फाइनली इस पूरे एपरेटस को एक इस तरह से बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, ये टर्मिनल T1 हो गया, ये टर्मिनल T2 हो गया। ये है आपका टॉर्सनल हेड। इज दैट क्लियर? तो यह था हमारा इसका कंस्ट्रक्शन कि यह कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। ठीक है, ओके। अब जब ये कंस्ट्रक्ट हो गया तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, किसी सर्किट से, इलेक्ट्रिकल सर्किट के दोनों टर्मिनल से इस एंड को कनेक्ट कर देंगे, टर्मिनल T1 और टर्मिनल T2 को। जैसे कनेक्ट करेंगे तो करंट यहाँ से क्या होगा, कुछ इस तरह से पास करेगा, मान लेते हैं सपोज। ठीक है, तो क्या होगा, ये कॉइल यहाँ से ऐसे ट्विस्ट करेगा। ठीक है, जैसे ट्विस्ट करेगा तो यहाँ पर इस कॉइल के अक्रॉस एक ऐसा कपलिंग टॉर्क क्रिएट होगा जो कपल प्रोवाइड करेगा, जो इसको घुमाएगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कपलिंग टॉर्क। कपलिंग टॉर्क ये क्या करेगा, यहाँ पर कपलिंग टॉर्क को प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? अब यह जो कपलिंग टॉर्क होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, टॉर्क इक्वल्स टू NIAB
बी साइन अल्फा। अब जरा यहाँ आइए, यहाँ पर आप देखिए यूज़ किया गया है कनकेव पोल पीसेस। ये कनकेव पोल पीसेस को ये क्या करते हैं और क्यों बताया गया, तो कहा गया कि यह कनकेव पोल पीसेस क्या करते हैं, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसको कॉइल के पास कंसंट्रेट करते हैं, ताकि यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए और इस कॉइल को, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से प्रिवेंट किया जाए। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्या बोला मैंने कि यह जो फील्ड यहाँ पर बनता है, यह फील्ड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को नलिफाई करता है। ठीक है, अब बात ये आती है दूसरी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह हमेशा इस कॉइल के 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है। अल्फ़ा की वैल्यू 90 होती है। ऐसा क्यों? ताकि टॉर्क की वैल्यू यहाँ पर हमको मैक्सिमम मिले, NIAB। और ऐसे फील्ड को डियर फ्रेंड्स रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होता है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? तो द मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑलवेज नॉर्मल टू द surface of the coil and provides strong enough magnetic field to protect the galvanometer from Earth's magnetism. That is why the field is called as radial magnetic field. Is it clear? Then okay. अब यह रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ टॉर्क की वैल्यू क्या आ गई? मैक्सिमम आ गई। आप इसको नंबर 1 कह दो। लेकिन आगे क्या खेल हुआ ये देखिए, ये आपका कॉइल था, एम आई राइट? ये आपका क्या था? कॉइल था। ठीक है, अब यह जो आपका कॉइल है यह क्या करेगा? ऐसे रोटेट करेगा या ऐसे रोटेट करेगा? जब यह रोटेट करेगा तो यह जो आपने वायर लगा रखा है यह भी ट्विस्ट होगा, होगा ना? जब ये ऐसे यहाँ मान लो एक कॉइल लगा रखा है हमने, मिरर लगा रखा है, ये कॉइल ट्विस्ट होगा तो ये भी ट्विस्ट होगा। एम आई राइट? है ना? और आपने यहाँ क्या रखा है? एक मिरर और एक स्केल। तो जैसे ये ट्विस्ट होगा किसी एंगल थीटा से, मान लीजिए, ठीक है, ये मान लीजिए किसी एंगल थीटा से, लेट यह जो थीटा है यह इसका क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। ये थीटा क्या हो गया? इसका एंगल ऑफ ट्विस्ट हो गया। ठीक है, और इसको कौन मेजर करेगा? ये मिरर और स्केल, ये एंगल ऑफ थीटा को मेजर करेगा। तो अब इस थीटा से ये ट्विस्ट हुआ, जैसे ये ट्विस्ट होगा यहाँ कौन बैठा है? स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या करेगा? हम लोग वो डोर क्या करते हैं, जब ओपन करते हैं और छोड़ देते हैं तो पीछे क्या होता है? स्प्रिंग लगा होता है, डोर वापस खुद से बंद हो जाता है। एम आई राइट? कैसे? जितने से आप धक्का दो वो उतने से ही बंद होगा। एम आई राइट? वैसे ही ये स्प्रिंग क्या करता है, जितने से ये कॉइल ऐसे मोड़ेगा स्प्रिंग वापस इसको रीस्टोर करेगा उतने ही एंगल से। मतलब यह स्प्रिंग क्या कर रहा है? यहाँ पर रीस्टोरिंग टॉर्क को प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? कौन सा टॉर्क बोला मैंने? रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, तो यह क्या करेगा? एक रीस्टोरिंग टॉर्क को प्रोवाइड करेगा, और यह जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा टाउ, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा, और आप इसे लिख सकते हो टाउ इज इक्वल्स टू के थीटा। अब यहाँ पर एक आपको कांस्टेंट आ गया के। ठीक है, यह जो कांस्टेंट के आया इसको बोला जाता है टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे आप इसको? टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है, और यह जो टॉर्सनल कांस्टेंट है यह डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द वायर पे। किस पे? हर वायर का अपना अपना टॉर्सनल कांस्टेंट होता है। एल्यूमिनियम वायर का अलग होगा, स्टील वायर का अलग होगा। ठीक है, जो भी आप वायर लेंगे, आयरन वायर का अलग होगा, हर वायर का के का वैल्यू अलग अलग होता है। ठीक है, तो यह जो टॉर्सनल कांस्टेंट इसको बोला जाता है। ओके, अब क्या होगा यहाँ पर कि एट इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो यह दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब NIAB जो होगा वह के थीटा के इक्वल होगा। अब जरा देख लीजिए, I की जो वैल्यू हो जाएगी वह के बाई NAB इंटू थीटा हो जाएगी। दिखाई दिया? दिखाई दिया? और आप कह सकते हो
I इज इक्वल्स टू, ये पूरा आपका एक कांस्टेंट हो गया, K बाई एन ए बी, ये आपका एक पूरा कांस्टेंट है, K बाई एन ए बी, यह एक पूरा कांस्टेंट है, इसको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट G कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, I इक्वल्स टू जी थीटा और I इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, मतलब जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ द गैल्वेनोमीटर वर्क्स। आई थिंक सबको समझ में आया अच्छे से, हाँ या ना? आया, गुड। बस दो टॉर्क के नाम तो बोल दो। एक को बोलते हैं कौन सा टॉर्क? कपलिंग टॉर्क। वो कहाँ प्रोड्यूस होता है? कॉइल में। किसकी वजह से? करंट की वजह से। कौन सा करंट? जो हम उसमें भेजते हैं। ठीक है। और दूसरा टॉर्क कौन सा होता है? रीस्टोरिंग टॉर्क। वो कहाँ पे होता है? स्प्रिंग में। कहाँ पे? स्प्रिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ पर दो वर्ड मैंने बोले थे, एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बोला था, वो क्या होता है? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो क्या हो, काफ़ी स्ट्रांग हो, जो कॉइल को क्या करे, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से बचाए, और क्या करे, मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखे, ताकि क्या मिले, टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम मिले। वेरी गुड, ठीक है। और यहाँ पर एक वर्ड और मैंने लिया, टॉर्सनल कांस्टेंट। ये यहाँ पर के को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा कांस्टेंट कौन सा? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसी को फिगर ऑफ मेरिट भी कहते हैं, फिगर ऑफ मेरिट के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो इन दिस वेरी वे द गैल्वेनोमीटर वर्क्स। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब आप यहाँ देखो, गैल्वेनोमीटर का जो क्वेश्चन है, यह सीबीएसई बोर्ड में यह डेरिवेशन आ जाता है, या सीबीएसई बोर्ड में इसका केस स्टडी भी आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपके लिए पूरा इसका डेरिवेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है। इज दैट क्लियर? कि हाउ डज गैल्वेनोमीटर वर्क्स। ओके, एवरीथिंग इज रिटन हियर। ओके, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या लिखें, कितना लिखें। आप एक बार समझिए, दूसरे बार लिखा हुआ देखिए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ। ठीक है, मैं पहले बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन है इसका। यहाँ पर यहाँ जो आप एक फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर यहाँ लिखा हुआ आप देख रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि हम ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर क्यों यूज़ करते हैं। तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर का दो कारण है यूज़ करने का। पहला, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, पहला तो ये है। और दूसरा है लो के क्या था? टॉर्सनल कांस्टेंट। के की वैल्यू यहाँ पर काफ़ी लो होती है। ओके, अब आगे देखिए, सॉरी, देखिए ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर डिराइव करके दे रखी है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, एवरीथिंग इज रिटन हियर। ठीक है, दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ओके, अब यहाँ पर आप देखेंगे एक वर्ड और आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है? तो यह क्या किया जाता है, यह जो हमारा कॉइल है, इस कॉइल के अंदर यहाँ पर रख दिया जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसको अपनी तरफ खींचता है और अंदर के मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। क्लियर? ओके, इसलिए यह भी रीजनिंग क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाई सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड एज अ कोर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओ आगे देखिए, आगे अपना टॉपिक आ गया सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब मैं बोर्ड को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब यह जो हमारा टॉपिक है, यह क्या डिस्कस करता है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो यार,
सिर्फ हम ही सेंसिटिव नहीं होते, गैल्वेनोमीटर भी सेंसिटिव होता है। और सेंसिटिविटी का मतलब हर जगह वही होता है कि थोड़ा डांटा नहीं कि बस रोना धोना स्टार्ट, है ना। ओके, तो यहाँ भी गैल्वेनोमीटर जो है ऐसा ही सेंसिटिव है, ठीक है। और मतलब भी यहाँ पर यही है कि हम क्या करेंगे, यह जो गैल्वेनोमीटर है हम इसको सेंसिटिव कब कहेंगे, हमसे ये पूछा जाता है। तो हम कहेंगे कि अगर हमने स्मॉल करंट भी गैल्वेनोमीटर से पास करवाया और वह लार्ज डिफ्लेक्शन देता है, मतलब बच्चे को थोड़ा डांटा भी नहीं कि वह रोने लगा, तो क्या कहा जाता है, बच्चा बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को कहा गया कि यह भी एक बहुत सेंसिटिव डिवाइस है, थोड़ा सा करंट पास किया नहीं कि लार्ज डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है, इसको क्या कहा जाता है, सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर कहा जाता है, ठीक है। दैट इज इफ ए गैल्वेनोमीटर, मैं ऐसे लिख देता हूं, shows large deflection even for small current, ठीक है, then it is called as sensitive। तो इसको क्या कहा जाएगा, यह क्या है, सेंसिटिव है, ओके। अब यह जो सेंसिटिविटी होती है गैल्वेनोमीटर की, यह दो तरह की होती है, ठीक है। एक को कहा जाता है करंट सेंसिटिविटी, एक को क्या कहा जाता है, करंट सेंसिटिविटी, ओके। और दूसरे को कहा जाता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। अब सेंसिटिविटी कितनी तरह की हो गई, दो तरह की। एक को क्या कहा गया, करंट सेंसिटिविटी, और दूसरे को वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, इसको हम लोग IS से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। क्या है डेफिनेशन इसका, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। थीटा इज अ डिफ्लेक्शन एंड I इज अ करंट। और इसका यूनिट क्या लिखेंगे, रेडियन पर सेकेंड, दिस इज द यूनिट, ओके। और थीटा बाय आई को हम NAB बाय K लिखते हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा था कि I जो होता है वह क्या होता है, K बाय NAB इंटू थीटा होता है, यही पढ़ा था आपने। तो थीटा बाय आई जो होगा वो NAB बाय K हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर करंट सेंसिटिविटी, ओके। अब ऐसे ही हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब तो आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि वोल्टेज सेंसिटिविटी को किसको बोलेंगे, यस यस, करंट सेंसिटिविटी थीटा बाय आई, वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा बाय वी, सो सिंपल, ओके। तो आप इसको क्या लिखेंगे, VS इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्ट, दैट इज यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर वोल्ट। और आप इसको लिखोगे V इज इक्वल्स टू, थीटा की जगह पर क्या लिख दोगे, थीटा लिख दो, और V की जगह पर IR लिख दो। अब थीटा बाय आई को इतना लिख रखा है तो इसको क्या लिख दोगे, सॉरी, NAB बाय K इंटू R, इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब यहीं से हमारे एग्जाम में MCQs में पूछा जाता है, हाउ कैन वी इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी और हाउ कैन वी इंक्रीज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, ओके। फॉर्मूला में जो भी दिख रहा है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। करंट सेंसिटिविटी में देखिए NAB ऊपर लिखा है और K की वैल्यू नीचे लिखी है, तो जो ऊपर लिखा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो नीचे लिखा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब अगर मुझे ये पता है तो हम जवाब दे सकते हैं कि करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स N, इंक्रीजिंग एरिया A, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड B, और बाय डिक्रीजिंग टॉर्सनल कांस्टेंट K, सो सिंपल, सेम इज देयर। उसमें एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, डिक्रीजिंग रेसिस्टेंस R, ठीक है। तो यह था आपका करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है। वैसे ही जैसे बच्चे सेंसिटिव होते हैं, हमारा गैल्वेनोमीटर भी सेंसिटिव होता है, ठीक है, ओके।
तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ये भी मैंने आपको यहाँ पर एवरीथिंग इज रिप्रेजेंटेड हियर, जो आपको चाहिए वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एवरीथिंग इज रिटन। ओके, वाह वाह वाह, इसी का इंतज़ार था। देखिए, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम गैल्वेनोमीटर से करंट को कैसे मेजर करते हैं। आपने ये जो फिगर है यह अपने लैब में देखा होगा, और आपने ज़रूर देखा होगा कि, मैं बोर्ड क्लियर कर लेता हूँ, आपने ज़रूर देखा होगा कि यहाँ पर ए लिखा होता है, दिखाई दिया आपको? ओके, और साथ में यहाँ एम ए ऐसा लिखा होता है। यह आपको एमीटर का रेंज बताता है। ये आपका मिली एमीटर है, -3। क्लियर है? मतलब आपका कोई भी यहाँ रीडिंग आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -3 से। इसको बोला जाता है एमीटर, क्योंकि ये एम्पियर मेजर करता है। एम्पियर इज अ यूनिट ऑफ करंट। तो अगर हम करंट मेजर करते हैं जिस डिवाइस से, हम उसको क्या बोलते हैं? एमीटर का नाम देते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम एमीटर कैसे बनाते हैं, हाउ अ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। पर उससे पहले सबके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि जब गैल्वेनोमीटर से ही करंट को देखा जा सकता है तो एमीटर की क्या ज़रूरत थी, है ना? उसके दो वजह हैं। पहली वजह है कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, पहले ही मैंने कहा, बहुत सेंसिटिव होता है। ठीक है, आपका गैल्वेनोमीटर मान लो 10 एम्पियर का है और सामने से आने वाला करंट अगर 12 एम्पियर हो गया तो बेचारा गैल्वेनोमीटर का क्या होगा? बस जल जाएगा। ठीक है, ओके। तो पहला कहा गया कि चूंकि गैल्वेनोमीटर काफ़ी सेंसिटिव डिवाइस होता है तो गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट हम करंट मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। और दूसरा इसमें यह कहा गया कि हम करंट मेजर करते हैं। करंट मेजर करने के लिए हमें गैल्वेनोमीटर को कहाँ लगाना पड़ेगा, किस कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है? बताइए बताइए। आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, सीरीज और पैरेलल पढ़ा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा होगा कि करंट की जो वैल्यू होती है वह सेम होती है ना? यस। तो यहाँ क्या होगा कि अगर मुझे किसी सर्किट में करंट को मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर को कहाँ लगाना पड़ेगा? सीरीज में। गैल्वेनोमीटर के पास खुद का अपना रेसिस्टेंस है। जैसे ही हम उसको सीरीज में लगाएंगे तो सर्किट का रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? उस वायर का, उस आर्म का रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। और रेसिस्टेंस बढ़ा तो क्या करंट की सही वैल्यू आएगी? हमको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। इसलिए ये जो दो वजह हैं, इन्हीं वजह से जो हमारा गैल्वेनोमीटर है हम उसको डायरेक्ट करंट मेजर करने के काम में नहीं लाते हैं। हम उसमें क्या करते हैं? सुटेबल एडजस्टमेंट, मैंने वर्ड लिखा था। ठीक है, हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट करते हैं कि जितना रेसिस्टेंस ऊपर बढ़ रहा है हम क्या करें, पैरेलल में उतना ही लो रेसिस्टेंस लगा दें तो वह पूरा डिवाइस जो हमको क्या बन करके दे देगा? एमीटर बना करके दे देगा। सही है, ओके। तो कहने का मतलब क्या था मेरा? ये था कि ये अगर मेरे को गैल्वेनोमीटर है जिसमें G इज द रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, मैं क्या करूं, इसके पैरेलल में एक लो रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा दूं। ठीक है, इस तरह से। तो क्या होगा कि अगर यहाँ से बाई चांस करंट I पास करता है तो इसमें से उतना ही करंट जाएगा जितना IG को, जितना गैल्वेनोमीटर को पसंद है। बाकी करंट कहाँ से पास करेगा? I माइनस IG, इस रेसिस्टेंस से पास करेगा। और आपको पता है इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? संटिंग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? संटिंग। कि जितनी ज़रूरत हो इधर से जाए, बाकी सब इधर से जाए। आपने कहीं ट्रेन का आपने जर्नी किया होगा तो आपने देखा होगा कि लोकल ट्रेन को रोक के एक्सप्रेस ट्रेन को भगा देते हैं, उसको भी संटिंग ही बोलते हैं। द सेम वे कि यहाँ पर क्या किया जाता है, करंट जो है, जितना गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी है उतना करंट गैल्वेनोमीटर से गया, बाकी करंट इस रेसिस्टेंस से गया। और इसलिए इस रेसिस्टेंस को संट कहा जाता है। क्या बोला जाता है? SHUNT, संट। संट क्या करता है बेसिकली? तो पहला, यह एक लो रेसिस्टेंस है, लो रेसिस्टेंस है ये। ठीक है। दूसरा, कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर।
ये गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट होता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के ये पैरेलल में कनेक्ट होता है और क्या करता है, प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर, प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम एक्सेस करंट, ठीक है, फ्रॉम एक्सेस करंट, गैल्वेनोमीटर को एक्सेस करंट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इसको क्या बोला जाता है, शंट कहा जाता है, ठीक है। और यह जो पूरा डिवाइस आपको बना, ये पूरा डिवाइस एमीटर होता है, जिसका सिंबल ये है, मतलब इस डब्बे के अंदर ये होता है, ठीक है। ये जो डब्बा आप देख रहे हो इसके अंदर ये होता है। हम तो बस ये 2 टर्मिनल लेते हैं और ऐसे कनेक्ट करते हैं, ये रीडिंग दिखा देता है कि भाई 0, 20, 40, 60 कितना। इज दैट क्लियर? तो इसको क्या बोला जाता है, एमीटर कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखो कि फिगर में कि यहाँ से IG करंट आ रहा है और G और S दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर जो होगा वह वोल्टेज अक्रॉस शंट के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, IG इंटू G इज इक्वल्स टू I माइनस IG इंटू S। अब यहाँ से आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि सर यहाँ पर वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हमको पता कैसे चलेगा कि कितना लगाना है। यहाँ से S इक्वल्स टू, यहाँ से आप क्या लिखोगे, IG इंटू जी बाय I माइनस IG। इसको बोला जाता है शंट फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसे, शंट फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? ओके। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि हमको यहाँ पर कितने वैल्यू का शंट यूज़ करना है। अब जैसे हम यहाँ से शंट लगाएंगे तो एमीटर का जो रेसिस्टेंस है, ये पूरा एमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर, ये शंट, तो एमीटर का जो आपका रेसिस्टेंस है वह क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर। तो यह जो एमीटर का आपका रेसिस्टेंस है वह क्या हो जाएगा, आप क्या लिखोगे, 1/RA इक्वल्स टू 1/G प्लस 1/S और RA इक्वल्स टू G इंटू S बाय G प्लस S। आप ऐसा लिखोगे, है ना, इजी। और रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर आप यहाँ क्या देख रहे हो, रेसिस्टेंस ऑफ एमीटर इज लेस देन रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। दैट इज व्हाई एमीटर इज कॉल्ड एज लो रेसिस्टेंस डिवाइस। एमीटर क्या कहा जाएगा, इट इज कॉल्ड एज लो रेसिस्टेंस डिवाइस। डन, ठीक है, ओके। अब किसी भी सर्किट में हमको अगर करंट मेजर करना है तो हमको कौन सा कॉम्बिनेशन के पास जाना होगा, सीरीज। तो इसीलिए एमीटर हमेशा, एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज across a circuit, across a circuit, या किसी भी सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है। इज दैट क्लियर? ओके। तो दिस इज हाउ एमीटर वर्क्स एंड दिस इज हाउ गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर। ओके, कैसे हुआ, कैसे हुआ, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हमने एक लो रेसिस्टेंस लगाया जिसका क्या नाम था, शंट। तो वह पूरा डिवाइस क्या बन गया, एमीटर। सो सिंपल, है ना। और डिवाइस लगाते ही एमीटर बना, तो उसका शंट का फॉर्मूला IG इंटू जी बाय I माइनस IG। उसका रेसिस्टेंस क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, और एमीटर को कहाँ कनेक्ट किया, सीरीज में। बस इतना ही याद रखना है, बाद बाकी सब आपको आता है ना। वेरी गुड, ओके। तो यहाँ से हमने एमीटर डिस्कस किया, ओके। अब आपको पता ही है, ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई नीचे मिल जाएंगी। एमीटर क्या होता है, कौन से 2 आपको यहाँ रीजन थे जो मैंने आपको बताए, ठीक है। इन रीजन को, डिफ़िकल्टीज़ को दूर करने के लिए गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगाया जाता है, ये शंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो पहले मुझे स्क्रीन क्लियर करना पड़ेगा, तो मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ
और टॉपिक लेता हूँ वोल्ट मीटर। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, यह भी आपने प्रैक्टिकल लैब में देखा होगा, यहाँ पर V लिखा हुआ हो तो यह वोल्ट मीटर है। ओके, वोल्ट मीटर बेसिकली क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द टर्मिनल। किसी भी सर्किट के दो एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को यह क्या करता है? मेजर करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को वापस हम डायरेक्ट सर्किट में कनेक्ट नहीं कर सकते, द सेम रीजन इज देयर। पोटेंशियल को डिफरेंस को हमको मेजर करना होगा तो वोल्ट मीटर को कहाँ लगाना पड़ेगा? वोल्ट मीटर को लगाना पड़ेगा मुझे किस में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे गैल्वेनोमीटर को, तो पूरे सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वह डिक्रीज हो जाएगा और जो V की वैल्यू है वो हमको करेक्ट नहीं मिलेगी। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? आइए देखते हैं कि हमको गैल्वेनोमीटर लेना पड़ेगा और इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा R। तो यह जो हमारा पूरा डिवाइस बनेगा ये वोल्ट मीटर हो जाएगा। दिस इज वोल्ट मीटर। ठीक है, और यहाँ से करंट IG को अगर हम I पास करेंगे, नॉट IG, तो यही करंट गैल्वेनोमीटर के क्रॉस भी आएगा, यही शंट के क्रॉस भी आएगा, लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वह IG होगा और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा? IR हो जाएगा। दोनों ऐड होगा, यह V की वैल्यू बताएगा। यहाँ G की वैल्यू जो होती है वह नहीं के बराबर होती है, नेग्लिजिबल होती है। इसीलिए यहाँ पर जो वैल्यू आपको मिलेगी वह आपको एक्यूरेट वोल्टेज की वैल्यू बताएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से R की वैल्यू फाइंड करने के लिए I को आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, G प्लस R ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर V बाय I लिख सकते हो, यहाँ G प्लस R आप लिख सकते हो। तो यहाँ से R की जो वैल्यू है यह V बाय I माइनस G। तो यह वैल्यू आपको क्या करेगा? रेसिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कनेक्ट इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर बिकम्स वोल्ट मीटर, ये आपको बताएगा। ठीक है, ओके। और वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, यह G प्लस R हो जाएगा। मतलब यह एक हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है। कैसा है? हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है ये एक हाई रेसिस्टेंस डिवाइस है। ठीक है, और यह हाई रेसिस्टेंस डिवाइस हमेशा कैसे कनेक्ट होगा? इन पैरेलल। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन टू द पैरेलल अक्रॉस सर्किट, अक्रॉस द सर्किट। ये सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि ये एमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर है और ये वोल्ट मीटर है, तो सबसे कम रेसिस्टेंस एमीटर का, फिर गैल्वेनोमीटर, फिर वोल्ट मीटर। इज दैट क्लियर? अब मैं जो बता रहा था कि मान लीजिए यह एक रेसिस्टेंस है, या ऐसा ना बना कर यह एक कंडक्टर है। ठीक है, इस कंडक्टर के क्रॉस मैंने एक बैटरी लगाई, एक की लगा दिया। अब मुझे इसका करंट मेजर करना है। क्या मेजर करना है? कि यहाँ से कितना करंट पास हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा? एक एमीटर लूँगा और इसके सीरीज में यहाँ पे लगा दूंगा। समझ बात आ गई? इसको कहा जाता है एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। और दूसरा, मुझे इसका पोटेंशियल मेजर करना है, मैं एक वोल्ट मीटर लूँगा और इसके पैरेलल में यहाँ पे लगा दूंगा। दिस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो एम मीटर यहाँ रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर यहाँ रीडिंग देगा। इज दैट क्लियर? ओके, इन दिस वेरी वे वी कैन डिस्कस द वोल्ट मीटर। ओके, नाउ फिर से आपको ये चीज़ कैसे लिखते हैं एग्ज़ाम में वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी मैंने बोला है वो सारी बातें यहाँ पर आपको लिखी हुई मिलेंगी। ओके, अब आपके लिए 2 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, मैं पहले बोर्ड क्लियर कर देता हूँ। कई एग्जाम्स में ये चीज़ पूछा जाता है कि आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है, जो हमारा आइडियल वोल्ट मीटर होता है, ओके, उसका रेसिस्टेंस कितना होता है। तो आइडियल वोल्ट एम मीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है, आइडियल एम मीटर का रेसिस्टेंस 0 होता है और आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एम मीटर इज 0, क्लियर, एंड रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इन्फिनिटी।
ओके, तो यह था हमारा पूरा टॉपिक, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर एंड एमीटर। आई होप कि आप लोगों को यह पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अब फिजिक्स का रूल है, मेरे क्लास का भी रूल है कि अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊँगा तो 3-4 सवाल तो लगाऊंगा, ताकि आपको जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है आपसे बने। क्योंकि फिजिक्स में आप सभी लोग जानते हो यार कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, सर थ्योरी तो समझ में आ जाती है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता। तो मैंने अपने क्लास को कुछ इस तरह से अरेंज किया है कि आप अगर थ्योरी समझते हो तो साथ में आप न्यूमेरिकल्स भी साथ में कर लो, MCQs भी साथ में कर लो, ठीक है। उसके लिए कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप यहाँ पर मेरे साथ सवाल लगा लोगे, नो प्रॉब्लम, नो वरीज, नो डाउट, ठीक है। तो चलो मेरे साथ आप सवाल लगाओ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गलतियाँ सबसे होती हैं, आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है, क्लियर है। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पंडित तो हूँ नहीं कि मैंने जो कहा वो सब सही है। हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आइए साथ में सीखते हैं। सॉरी देखिए, अपना पहला एग्जाम्पल जो है यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ दिया है, ठीक है। ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस 25 ओम, यहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी कहा है कि जब भी हम सवाल बनाएं, हम एक पेंसिल रखें, क्वेश्चन पढ़ें, और क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ हमको जो भी इस तरह की डिजिटल वैल्यू मिले उस पर उसका सिम्बॉल्स लिखें। जैसे जैसे आप सिम्बॉल्स लिखते जाओगे ब्रेन पकड़ लेगा कि आपको एलिमिनेट क्या करना है, ठीक है। साथ में करते हैं, ठीक है। यह आपको गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस दे रखा है। गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट 10 मिली एम्पियर, किसके क्रॉस, गैल्वेनोमीटर, मतलब ये आपको IG दे रखा है, ठीक है। इज टू बी चेंज्ड इनटू अ वोल्टमीटर ऑफ रेंज V बाय connecting a resistance R in series with galvanometer. The value of resistance R in ohms is, आपको क्या फाइंड करने को कहा, रेसिस्टेंस कहाँ लगा है, सीरीज में, नो डाउट वोल्टमीटर का ही फॉर्मूला यूज होगा। और वोल्टमीटर का फॉर्मूला क्या था, फटाफट बोलिए। देखें यहाँ लिखा है, दिखाई दिया आपको कि रेसिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V बाय IG माइनस G। सो सिंपल इट इज। V आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 वोल्ट्स दे रखा है। IG आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 मिली एम्पियर दे रखा है, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, -25। मैं साथ में आपके कैलकुलेशन भी करूँगा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं फॉर्मूला तो पुट कर लेते हैं, आंसर तक नहीं पहुँच पाते। इसीलिए मैंने सोचा है कि हम साथ में ही कैलकुलेशन भी करेंगे। क्या होगा, 5 मिनट ज़्यादा लेक्चर होगा, उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हैव अ पेशेंस। यहाँ से आप इसको 100 इंटू 10⁻³ ऊपर लेकर के चले जाओगे, बाई 10 हो जाएगा, -25। एक 10 से एक 10 को आप निपटाओ, यहाँ पर 10 पे आपको 4 0, -25 आ गई, और देखो आपको आंसर दिख रहा होगा 9975 ओम्स। ओके, यहीं पर है 9975, ये रहा, दिखाई दिया 9975 ओम्स। ओके, इज दैट क्लियर। तो ये अपना आंसर हो गया, R इक्वल्स टू, डन है, एम आई राइट। ओके, नेक्स्ट करते हैं, आप देख लीजिए अच्छा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, मैं इसको रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ ओनली 2% ऑफ द मेन करंट इज टू पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब कि अगर टोटल करंट आपके पास I है तो IG की वैल्यू क्या हो गई, 2% ऑफ I, और आप इसको 1 मान लीजिए, तो यह क्या हो जाएगा, 2 × 1/100, दैट इज 1/50। ओके,
तो यह आपको IG दे रखा है, ठीक है। द मेन करंट इज टू बी पास्ड थ्रू अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस G, ठीक है। देन द रेसिस्टेंस ऑफ द शंट विल बी, सो सिंपल, S इज इक्वल्स टू आपने अभी पढ़ा है IG इंटू G बाय I माइनस IG, यही पढ़ा है आपने, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, IG कॉमन ले लीजिए नीचे डिनोमिनेटर में, तो आप क्या लिखोगे इसको, I बाई IG माइनस 1, और ये आप कैंसिल कर दोगे। इसकी जगह आप क्या लिखोगे, 1/50, क्या लिखोगे, G इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका I बाई IG, तो ये देखिए IG है, यहाँ देखिए I है, तो I बाई IG की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 माइनस 1, आंसर क्या आ गया, G बाय 49, ये रहा आंसर। सो सिंपल, आप बस फॉर्मूला पकड़िए, फॉर्मूला में आपको क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, ठीक है। और आप इत्मीनान रहिए, अगर आप मेरे साथ सवाल न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं तो यह आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में फ़ायदा पहुंचाएगा ही। मेरा हर एक लेक्चर आपके लिए 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ज़रूर होगा, आप काउंट करके देख लो, ठीक है। और हर लेक्चर में आपको मैं जो भी करवाता हूँ आप नोट डाउन ज़रूर कीजिए, ठीक है। यस, जहाँ मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ इंपॉर्टेंट लिखिए, जहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको ज़रूर लिखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लिया आपने, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको, मैं इसको इरेज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ गैल्वेनोमीटर विथ रेसिस्टेंस ऑफ 12 ओम, किसका रेसिस्टेंस दे रखा है, ये गैल्वेनोमीटर का, G गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन ए करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर इज पास्ड। ये करंट कहाँ से पास कर रहा है, गैल्वेनोमीटर से, तो यह आपको क्या दे दिया, IG। इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट इनटू, किस में कन्वर्ट करना है भाई इसको, वोल्ट मीटर में, विच कैन रीड अप टू कितना वोल्ट, 18 वोल्ट। द रेसिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इज, तो कितना रेसिस्टेंस इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर बोला है भाई, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या था, R इज इक्वल्स टू, आप क्या लिखोगे, याद है, R इज इक्वल्स टू V बाय IG माइनस G। मेरे साथ आप रिपीट करते रहो, सारे फॉर्मूले यूं याद हो जाएंगे, V बाय IG माइनस G। आप एक बात बिल्कुल समझ लो, आप बहुत लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लिस्ट बनाते हैं, उसको दीवार पे चिपकाते हैं, नाक सीधा करके उसको रटते हैं, किताब कॉपी में लिखते हैं, रटते हैं। फॉर्मूला तब तक आपको याद नहीं होगा जब तक आप उस फॉर्मूले से 10 सवाल मिनिमम ना बनाओ। जिस दिन आप किसी भी फॉर्मूले का यूज़ करके 10 क्वेश्चंस बना लोगे, 10 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे, वॉट एवर मे बी द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द न्यूमेरिकल, इट डजेंट मैटर्स, मेन थिंग इज दैट यू मस्ट हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल सो दैट you get the concept what you required, what does V says, what does S says, what is G here, what is IG here, everything, okay। तो R equals to हमने क्या लिखा, V by IG minus G। आप देखो सवाल ऐसे ही बताइए रहा, G V की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, 18 लिखूंगा, IG की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और G की वैल्यू क्या लिखूंगा, -12। आ गया आंसर, दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 6 3 ऊपर ले जाइए, 6000 माइनस 12, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5988, 5988 ओम्स। सो सिंपल इट इज, ठीक है, ओके। एक आध दो और करते हैं, पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन था ये, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल कहता है कि अ गैल्वेनोमीटर हैज़ 30 डिविजन्स एंड ए सेंसिटिविटी 16 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। ये थोड़ा सा, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर टू रीड
3 वोल्ट बाय कनेक्टिंग। तो यहाँ पर क्या क्या आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ डिविजन्स। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 30 डिविजन्स है और एक डिवीजन से इतना करंट है, तो यह आपका IG हो गया। समझ बात आ गई, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में नंबर ऑफ डिविजन्स होते हैं और करंट सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, थीटा बाई आई, एम आई राइट। तो यह जो आपका है 16 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, तो करंट IG की वैल्यू क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ डिवीजन इंटू करंट पर डिवीजन, इंटू करंट पर डिवीजन। नहीं समझ में आए तो यूनिट से भी आप देख सकते हैं कि इसको करंट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यह आपका आंसर कितना हो गया, 48 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू हो गई, IG की। यह किसकी वैल्यू हो गई, IG की। आपको क्या फाइंड करना है इसमें, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू क्या, वोल्ट मीटर टू रीड 3 वोल्ट। ये V दिया हुआ है, तो आपको नो डाउट यहाँ से R फाइंड करना है। ठीक है, तो R फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, आपने फाइंड किया था R की वैल्यू क्या थी, V/IG माइनस G, यही था ना, V/IG माइनस G। पर दोस्तों यहाँ पर G जो है आपको दे रखा नहीं है। ठीक है, और मैंने कहा था कि वोल्ट मीटर में G जो होता है वह नेग्लिजिबल होता है, बोला था मैंने। तो आप यहाँ से इस G को नेग्लेक्ट कर दीजिए, तो V की वैल्यू जो होगी वह कितनी हो गई, आपको दे रखी है 3 वोल्ट्स बाय आप 480 इंटू 10⁻⁻6 लिखेंगे। इसको आप ऊपर लेके चले जाइए, 10⁻6 लिख दीजिए, 480 लिख दीजिए। तो आपको यहाँ से 3 से आप देखिए 16 टाइम्स, आपको आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपको, ये लगभग, एनी आइडिया, नहीं, ये आप क्या लिखोगे, देख लो, 3 कितना टाइम्स, 16 टाइम्स। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ 10⁵/16 ऐसा लिखोगे, 1 0 से 1 0 जाएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यह लगभग आपको 6 इंटू 10⁻³ केल्विन आएगा। 16 6 जा 96, ऐसे याद रखने का। आप इसको डिवाइड करना है ना, तो 100/16 इंटू 10⁻³ लिख लो ना यार, और 16 से डिवाइड कर दो, 16 6 जा, तो अप्रॉक्स आपको 6 इंटू 10⁻³ ओम आएगा, या 6 किलो ओम आएगा। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, हम लोगों ने 4-5 सवाल लगाए, जो भी फॉर्मूला हमारे पास सामने यूज़ किया, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट था, इसीलिए मैंने आपको बताया कि वोल्ट मीटर में आपको यहाँ पर थोड़ा क्या करना है, ध्यान रखना है। G की वैल्यू अगर दे रखी है वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो G ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उस केस में वह क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आज के क्लास में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, एम मीटर का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगले क्लास में मैं कुछ नया टॉपिक लेकर के आऊँगा। सभी लोग वापस फिर से ऐसे ही 100% अटेंडेंस लेकर के आना। तुम लोग आते हो ना ऐसे ही क्लास में, तो हमारा जोश भी बना रहता है। ठीक है, क्योंकि हम तुमसे ही तो सीखते हैं ना यार। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।